बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक टॉपिक जिसका नाम है प्रिपरेशन ऑफ ईथर, उसका लास्ट पार्ट पढ़ने जा रहे हैं। आज तीसरा, इस वजह से मैंने 3 का। तो फर्स्ट पार्ट के अंदर हमने पढ़ा था डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल के ज़रिए से ईथर को सिंथेसाइज करना, उसका रिएक्शन पढ़ा, मैकेनिज़्म पढ़ा, उस पर SN2 मैकेनिज़्म अप्लाई हुआ था, ये मैंने आपको बताया। न्यूक्लियोफाइल क्या था उसके अंदर, कौन सा ऐसा कंपाउंड था जिस पर SN2 अप्लाई हो रहा था, और काफ़ी सारी आइडेंटिफिकेशन मैंने आपको बताई थी कि कैसे आप पहचानेंगे ये सारी चीज़ें। नेक्स्ट जो हमने कल ही मैंने अपलोड किया, विलियमसन ईथर सिंथेसिस, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी मशहूर है। एक तो ये कि जो रिवायती बातें उसके अंदर है वो मैंने आपको बता दिया, रिएक्शन मैकेनिज़्म। साथ ही साथ उसके अंदर भी मैंने आपको बताया कि SN2 कैसे अप्लाई होना है, क्या क्या कंडीशंस हैं, क्या क्या इसके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। ये मैंने सारी चीज़ आपके सामने डिस्कस कर दी, बिल्कुल डीपली डिस्कस कर दी। आज हम पढ़ने वाले हैं बकीय तरीके, यानी और भी काफ़ी सारे तरीके हैं, उसमें से कुछ कुछ इंपॉर्टेंट जो होंगे वो मैं आपके सामने लाऊंगा। साथ ही साथ मैकेनिज़्म भी, एक आसान सी बात है, मैकेनिज़्म को सुनकर थोड़ा सा खौफ आता है, लेकिन ये जितने भी अभी आजकल जो चल रहे हैं प्रिपरेशन, और आम तौर पर जब भी प्रिपरेशन करते हैं तो उसके लिए जो प्रिपरेशन के अंदर मैकेनिज़्म जो होता है ना वो बहुत ईजी होता है, बिल्कुल इंतहाई ईजी होता है। बस खाली आपके लिए सिर्फ और सिर्फ रिएक्शन नहीं कह रहा मैं, सिर्फ और सिर्फ रिएक्टेंट्स को आप याद रख लें कि भाई कौन कौन सा जो कंपाउंड है जो क्या कर रहे हैं, इंक्लूड होंगे इस रिएक्शन के अंदर, इन्वॉल्व हो रहे हैं, जो कोई एक तरीके से हिस्सा ले रहे हैं, बस उनको आप जहन में रख लें। बाकी आपका रिएक्शन ईजी हो जाएगा, आपके लिए मैकेनिज़्म ईजी हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर मैं सिर्फ रट्टा नहीं लगवा रहा आपसे, मैं आपको एक एक चीज़ का रीज़न बता रहा हूँ कि इसने इस पर रिएक्ट किया तो क्यों किया, इसने इस पर अटैक किया तो क्यों किया, ठीक है, इसने इसको एब्स्ट्रैक्ट किया तो क्यों किया, और इस पर क्या चीज़ अप्लाई हो रही है, कौन कौन से रूल्स यहाँ पर फॉलो हो रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें जब आपके सामने आ जाएंगी और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की सूरत में जब आपकी डायरी एक तरीके से एक नोटबुक कॉपी बन जाएगी, तो फिर तो बिल्कुल ईजी है, फिर याद थोड़ी रखना पड़ेगा, खाली रिएक्टेंट्स को तो याद रखना पड़ेगा ताकि काम आगे चल सके आपका, ठीक है। तो आज मैं आपको क्लास 12 तक नहीं, क्योंकि हम जो है ना नॉर्मली क्या करते हैं, अगर क्लास 9 का टॉपिक है तो क्लास 9 को भी समझाया उसका, फिर अगर वो 10 में है तो 10 का भी समझाया, 11 में है तो 11 का भी समझाया, 12 में तो 12 का भी समझाया, या जिन जिन क्लास के अंदर है उसको स्टार्ट से लेकर एंड तक छोड़ते हैं हम। तो आज का भी टॉपिक इसी तरह ही है कि हमने इस टॉपिक को लिया था प्रिपरेशन ऑफ ईथर तक, लेकिन अभी हम इसको BSc लेवल तक भी ले जाएंगे इंशाल्लाह। इसको हम साइक्लिक ईथर भी पढ़ेंगे आज हम, साइक्लिक ईथर भी किस तरीके से प्रिपेयर होता है, उसके अंदर क्या क्या नोमेनक्लेचर्स होते हैं, और कुछ कुछ कन्फ्यूजन है तो उसको भी इंशाल्लाह हम क्लियर कर लेंगे। बहुत ही आसान सा टॉपिक है, बहुत ही आसान सा लेक्चर होगा, और काफ़ी ज़्यादा इंट्रो हो गया, तो देखें इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। मेन हेडिंग हमारी क्या है, प्रिपरेशन ऑफ ईथर, ठीक है, और सब हेडिंग क्या हमारे पास कि कई सारे खिचड़ी, ठीक है। अच्छा, ये एक और बात कि आज जो पढ़ाए जा रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि इंपॉर्टेंट हो क्योंकि इसको लास्ट में लाया जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि आखिर में एंट्री उसकी होती है जो ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है ना। तो आपका टॉपिक का नाम क्या है, प्रिपरेशन ऑफ ईथर, प्रिपरेशन ऑफ, अच्छा जी। और साथ ही साथ पहले तो हम देख लेते हैं इसको कि भाई कल एक तरीका जो हमने पढ़ा था कि अल्कोहल की मदद से आपने ईथर को सिंथेसाइज किया था, ठीक है ना, एक कैजुअली तौर पे पढ़ा रहे हैं, ठीक है। आप इसको मतलब अगर नहीं समझ में आ रहा तो यानी अगर आपको ये हो रहा है कि यार बहुत स्लो स्लो चल रहा है तो आप स्पीड तेज़ कर लें, और अगर बहुत तेज़ बोल रहा हूँ मैं तो आप स्पीड स्लो कर लें, बस ये कि लेवल पर आ जाए। मुझे ये होता है कि मेरी आवाज़ आपको अच्छे तरीके से समझ में आए, ठीक है ना, क्योंकि एक अलग अलग वेवलेंथ होती है, सबकी साउंड वेव्स अलग अलग होती हैं, तो इसी वजह से कोशिश ये हो कि भाई आपको भी बात मेरी समझ में आ जाए, ठीक है, इस वजह से मैं थोड़ा बहुत। अच्छा, अब प्रिपरेशन ऑफ ईथर, इसका पहला जो हम पढ़ रहे हैं वो कल का ही टॉपिक को आगे बढ़ा रहे हैं। कल हमने पढ़ा था विलियमसन ईथर सिंथेसिस, उसके अंदर मैंने आपको एक बात नहीं बताई थी, ज़रा उसको नोट कर लीजिएगा कि विलियमसन ईथर सिंथेसिस के अंदर जब हम ईथर को बनाते हैं या ईथर को प्रिपेयर करते हैं तो ईथर आपके पास 2 तरह के आते हैं, एक होता है सिमेट्रिकल, एक होता है अनसिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल ईथर किसको कहते हैं, यानी ईथर में क्या होता है, ROR, ये होता है ना, ROR, ये होता है ईथर, ठीक है। अगर दोनों साइड पर एक ही तरह की चेन लगी हुई हो, एक ही तरह की चेन लगी हुई हो, इस सूरत में हम इसको कहते हैं सिमेट्रिकल ईथर। मीन्स कि अगर यहाँ पर भी CH3 लगा हो और यहाँ पर भी CH3 लगा हो तो हम इसको कहेंगे सिमेट्रिकल ईथर। लेकिन अगर यहाँ पर क्या लगा हुआ हो, C2H5 लगा हो और यहाँ पर आपके पास CH3 लगा हो, ठीक है, तो इस सूरत के अंदर क्या हो गया कि एक साइड पर छोटी चेन है और दूसरी साइड पर बड़ी चेन है, तो अनबैलेंस हो गया। अनबैलेंस होने की वजह से नाम याद रख ले, अनसिमेट्रिकल कहेंगे इसको, ठीक है ना। अगर दोनों साइड पर बैलेंस है
तो सूरत में सिमेट्रिकल, अगर अनबैलेंस है, ऊपर नीचे, यहाँ से ऊपर यहाँ से नीचे जो भी हो, तो उसको हम कहेंगे अनसिमेट्रिकल ईथर। ठीक है, इसी तरीके से कहीं पर भी अल्केन हो तो सिमेट्रिकल अल्केन, अनसिमेट्रिकल अल्केन, तो ये होता रहता है। बहरहाल इसकी पहचान ये होती है। ठीक हो गया, तो ये हमारी कल की बात थी जो मैंने आपको नहीं बताई थी, बताना भूल गया था मैं। अच्छा जी, अब बात ये है, देखिए ज़रूरी नहीं है कि आपके पास नॉर्मली जो है ना वो ऐसे ही लॉन्ग चेन बनी हुई आ जाए, ठीक है, या ओपन चेन आपके पास है। कभी कभार ऐसा होता है कि आपके पास जो है रिंग की फॉर्म में वो बन रहा होता है, आपके पास ईथर बन रहा होता है। रिंग ईथर बन सकता है बिल्कुल। एक होता है साइक्लिक ईथर, एक होता है रिंग ईथर। तो आज हम साइक्लिक भी पढ़ेंगे और रिंग भी पढ़ेंगे। तो कैसे बनेगा, बिल्कुल सेम टू सेम डिट्टू कॉपी होगा कल वाले का। ठीक है, लेकिन ये कि कुछ कंपाउंड यहाँ पर चेंज हो जाएंगे। अच्छा, एक बात याद रखिएगा, आपको मैंने कहा था कि ये जो विलियमसन ईथर सिंथेसिस है, इस पर अप्लाई होता है SN2 मैकेनिज़्म। और SN2 मैकेनिज़्म के लिए लाजमी है कि जिस कंपाउंड पर न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है, या जिस कंपाउंड के अंदर हैलोजीन कंपाउंड हैलोजीन एलिमेंट, ठीक है, कोई भी क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन कुछ भी मौजूद है, क्योंकि वो सब्स्टिट्यूट होता है ना, वो निकलता है, फिर इसके बाद न्यूक्लियोफाइल आ जाता है उसकी जगह पर, यानी उसकी बैक साइड पर। ठीक है ना, इन्वर्जन हो जाती है उसके अंदर। ये सारी चीज़ आज मैं समझाऊंगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या है कि जिस पर SN2 अप्लाई हो रहा है या जिस पर न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है, उसके लिए लाजमी था कि वो 1 डिग्री हो, या फिर बहुत ही रेयर मतलब 2 डिग्री हो, वरना 1 डिग्री हो तो ही ज़्यादा बेहतर होता है। 1 डिग्री होने का मकसद क्या है कि उसके अंदर हिंड्रेंस बहुत ज़्यादा ही कम हो। हिंड्रेंस जितना कम होगा उतना अच्छे तरीके से और उतनी जल्दी काम होगा। ठीक हो गया, चल मेरा भाई मिट गया। अच्छा जी, अब यहाँ पर हम टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। टॉपिक का नाम मैंने वही कहा कि भाई विलियमसन को ही आगे चलाना है। विलियमसन के अंदर आपने ओपन चेन को पढ़ा था, आज हम रिंग चेन के अंदर ईथर को सिंथेसाइज करेंगे। अब रिंग चेन के लिए क्या लाजमी है, मैंने ये बात जो अभी की ना SN2 जिस पर अप्लाई हो रहा है, तो इससे आपको एक फ़ायदे की बात पता लग जाएगी अभी। वो क्या कि देखिए जो CH3 था आपके पास, एक मिनट में मार्कर चेंज कर लूँ। अच्छा जी, तो जो आपके पास CH3 था, ठीक है, CH3 से मुराद क्या है कि ये वो कंपाउंड है जिस पर SN2 अप्लाई हो रहा है। ठीक है, यानी कि इसको क्या कह रहे हैं हम, मिथाइल हैलाइड। मिथाइल हैलाइड, अब हैलाइड के अंदर चले लगा देते हैं, यहाँ पर हम आयोडीन लगा देते हैं, तो इस सूरत में क्या कहलाएगा, मिथाइल आयोडाइड। ठीक हो गया। इसके लिए तो लाजमी था कि भाई ये क्या 1 डिग्री हो, इसको कहीं रिंग नहीं बना दीजिएगा। रिंग क्या बनाते हैं देखिएगा आप, ये आपने लिया फिनोल, ठीक है, ये आपने उठाया फिनोल। अब एक बात मैं आपको यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट बता दूँ, क्योंकि हर के अंदर जो ना कुछ बातें हैं, इसको आगे हम ऐसे ही भगा दूँ तो बड़ा आपके लिए मुश्किल हो जाएगी। फिनोल एक एसिडिक कंपाउंड है। ये ऐसा मतलब, इसका मतलब ये नहीं है कि ये सारा का सारा एसिडिक ही है, बेसिक नहीं भाई, इसके अंदर एसिडिटी है। और इसकी एसिडिटी की पहचान क्या है कि भाई कैसे पता लगे कि ये एसिडिक कंपाउंड है। इसकी पहचान ये है कि ये अपने हाइड्रोजन को लूज़ कर सकता है, आसानी से अपने हाइड्रोजन को किसी को डोनेट कर सकता है। और वो कंपाउंड जो ईजिली H+ को यानी प्रोटॉन को डोनेट कर दे, उसको हम एसिड कंपाउंड कहते हैं या एसिडिक कंपाउंड कहते हैं। इसकी pK वैल्यू होती है तकरीबन 9 पॉइंट समथिंग होती है, 9.5 या 9.7 इस तरह की कुछ वैल्यू होती है। 9.5 ही अक्सर आती है। ठीक है, तो ये बातें बताना मकसद नहीं है, बस असल मकसद ये है कि ये कंपाउंड दिखने में तो OH की वजह से बेसिक लगता है, बेशक बेसिक है, लेकिन इसके अंदर एसिडिटी भी है। वजह क्या है कि ये ईजिली H+ को डोनेट कर देता है, और जो H+ को ईजिली डोनेट कर दे उसको हम कहते हैं कि वो क्या होता है, एसिडिक कंपाउंड होता है। ठीक हो गया। अब जब ये एसिडिक है तो मतलब ये बेस के साथ रिएक्ट कर सकता है, तो हम यहाँ पर इसको रिएक्ट करवाते हैं स्ट्रॉन्ग बेस के साथ। वो क्या है, NaOH। ठीक है, आपको पता है कि NaOH के अंदर जो असल काम की चीज़ है वो क्या है, OH है। ठीक है, जो कि क्या करेगा, बेस है तो यकीनन ये क्या करेगा, इसको एब्स्ट्रैक्ट करेगा, इस पर अटैक करेगा और उसको यहाँ से खींच लाएगा। जब इसको यहाँ से ये खींच लाएगा तो आपको पता है कि अब क्या बनने वाला है, यहाँ पर ये आ गया आपके पास O नेगेटिव। ठीक है ना, क्योंकि जब H+ चला गया, H+ जाने की वजह से इसके ऊपर क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज आ गया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन H+ का भी आ गया, हाइड्रोजन का भी एक इलेक्ट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन अपना वाला, दोनों आ गए, तो इस वजह से 2 इलेक्ट्रॉन को शो कर रहा है ये नेगेटिव चार्ज। ठीक है ना, कभी कभार परेशानी होती है, इस वजह से सारी डिटेल मैं आपको बता रहा हूँ। अब ये आपके पास बन गया फिनॉक्साइड आयन। अच्छा, दूसरी बात देखिए कि इसने H+ को डोनेट करने के बाद ये कंपाउंड ऐसा नहीं है कि ये अनस्टेबल हो गया, बल्कि ये स्टेबलाइज कंपाउंड है। कैसे कि इसकी स्टेबलाइजेशन को डीलोकलाइजेशन की वजह से जो है बरकरार रखा जाता है। ये वर्ड थोड़े से मुश्किल हो रहे हैं, देखिएगा इस तरह कि ये जो नेगेटिव चार्ज है, इस रिंग की वजह से, ये जो रिंग आपके सामने आ रहा है ना, इस रिंग के अंदर
आपके पास क्या होती रहेगी, रेजोनेशन होती रहेगी, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है ये। इस रेजोनेशन की वजह से या डीलोकलाइजेशन की वजह से ये कंपाउंड स्टेबलाइज है। अगर ऐसा होता कि ये H+ को डोनेट करने के बाद स्टेबलाइज नहीं हो पाता तो इस सूरत के अंदर हम कहते हैं कि भाई ये एसिडिक कंपाउंड नहीं है, क्योंकि ये H+ को डोनेट करने के बाद खुद स्टेबल रह ही नहीं सकेगा। यानी इसकी मिसाल क्या है कि अगर मैं यहाँ पर क्या लेता, इस कंपाउंड को ले लेता, यानी कि हेक्सेनोल, रिंग में हेक्सेनोल, ठीक है। अब अगर ये H+ को यहाँ से डोनेट कर दें, इस पर आएगा नेगेटिव चार्ज। अब नेगेटिव चार्ज तो क्या होता है, जहाँ पर पाई बॉन्डिंग होती है तब जाकर वो शिफ्टिंग होती रहती है, रेजोनेटिंग होती है, डीलोकलाइजिंग होती है। यहाँ तो पॉसिबल ही नहीं है, यहाँ तो कोई पाई बॉन्ड है ही नहीं जो टूट सके और फिर इसके बाद डीलोकलाइजिंग हो। तो इस वजह से ये क्या होगा, ये कोई आपके पास एसिडिक कंपाउंड नहीं कहलाएगा, क्योंकि H+ को डोनेट कर देगा लेकिन आगे इसके लिए स्टेबलाइजेशन नहीं है। ठीक है, पसंद आ गई। तो ये जो है इन दोनों के अंदर फ़र्क है जो आपको इंशाल्लाह अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। यह बन गया आपके पास फिनोक्साइड आयन। अब इस फिनोक्साइड को मिथाइल आयोडाइड के साथ आप यूज़ कर लें। ठीक है, इस फिनोक्साइड को हम मिथाइल आयोडाइड के साथ यूज़ कर रहे हैं। ये आपके पास आ गया CH3 आयोडाइड प्लस, ये ओ नहीं है भाई, ये जो है ना आपके पास ये दिखा रहा हूँ कि तीनों साइड पर पाई बॉन्ड है, ठीक है ना, और बेहतर स्ट्रक्चर यही होता है, इसी वजह से मैं ये दिखा रहा हूँ आपको। ये आपके पास आ गया नेगेटिव चार्ज के साथ, ये फिनोक्साइड आयन बन गया। फिनोल था, H निकल गया, इस वजह से इसको कहेंगे फिनोक्साइड आयन। ठीक है, अब ये क्या करेगा, ये जाकर अटैक करेगा इस पर बैक साइड से। क्यों? क्योंकि ये एज अ न्यूक्लियोफाइल काम कर रहा है और ये वो कंपाउंड है जिस पर SN2 अप्लाई हो रहा है या जिस पर न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है या जिसके अंदर गुड लिविंग ग्रुप है। ये तीनों बातें कल मैंने बहुत अच्छे तरीके से डिटेल के अंदर बताई थी। अगर आपने नहीं देखा तो कल वाला लेक्चर देखो तो इंशाल्लाह आपको बात समझ में आ जाएगी। ये क्या हो जाएगा, ये आकर बैक साइड से इस पर अटैक करेगा। जब ये इस पर बैक साइड से अटैक करेगा तो एक ट्रांजिशन स्टेट बनेगी। वो क्या होगी वो भी देख ले चले। ट्रांजिशन स्टेट क्या होगी, ये आपके पास आ गया। ठीक है, अच्छा जी, इसने पीछे से अटैक किया है, किस पर अटैक किया है, कार्बन पर अटैक किया है। कार्बन के पास वैसे ही कितने हाइड्रोजन मौजूद हैं, 3 हाइड्रोजन भी मौजूद हैं और यहाँ पर ये वाला बॉन्ड। अब आपके जहन में यकीनन सवाल आएगा कि भाई यार ये तो 4 की वजह 5 बॉन्ड बन गए कार्बन के दरमियान। नहीं, 5 बॉन्ड नहीं बने, क्योंकि ये वाला भी बॉन्ड भी अभी क्या प्रोसेसिंग में, ये वाला बॉन्ड भी प्रोसेसिंग में, ये टूटने जा रहा है, ये बनने जा रहा है। इसकी इस वजह से इसको कहते हैं कि ये ट्रांजिशन स्टेट है। इसकी स्पीड वगैरह सब मैं आपको बता चुका हूँ। अब क्या होगा आगे जाकर बिल्कुल ईजिली आपके पास एक चीज़ बन जाएगी जिसका आपको काफ़ी देर से इंतज़ार था। वो क्या है, ये आपके पास आ गया CH3। ठीक है, इसको ट्रांजिशन स्टेट में लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये स्टेट ब्रैकेट के अंदर इसको लिखा जाता है, ये तो मैंने गलती से लिख दिया, इसको नहीं लिखें ताकि परेशानी ना हो आपको। ठीक हो गया। तो अब ये आपके सामने क्या था, यहाँ पर प्रोसेसिंग थी, इस वजह से इसको कहते हैं ट्रांजिशन स्टेट। और ये वाला जो स्टेप होता है इसको कहते हैं RDS, यानी रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, क्योंकि इसकी स्पीड आपको पता है। और साथ ही साथ इसको जो प्रोडक्ट आपके पास बन गई, तो मैंने कहा ये बनने जा रहा है, ये टूटने जा रहा है, ये टूट गया तो हटा दें इसको। ठीक है, और अगर आपको अभी मज़ीद अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो ये जो बॉन्ड है ये Na के साथ रिएक्ट करके सोडियम आयोडाइड एक सॉल्ट बना देगा। आपको किसी उसकी ज़रूरत नहीं है, इस वजह से मैंने लिखा नहीं है। बाकी आपके काम की चीज़ आ गई आपके पास। अब रिंग चेन के अंदर ईथर आ गया। ठीक है ना, अब आपके पास जो ईथर आया वो किसके अंदर आया, रिंग चेन के अंदर ईथर आ गया। ठीक है, तो ये था एनिसोल, इसको कहते हैं, बाकी नाम वगैरह की ज़रूरत नहीं है, एनिसोल कहते हैं इसको। ठीक है, अगर आपको मतलब इन्फॉर्मेशन चाहिए उसके रिलेटेड। तो ये आसान सा कंपाउंड था। क्या किया आपने, फिनोक्साइड को लिया, फिनोल लिया। मैंने फिनोल बताया कि भाई फिनोल एसिडिक है, क्यों है, सब कुछ मैंने इसकी डिटेल आपको बताई। जब ये एसिडिक है तो मतलब बेस के साथ रिएक्ट कर सकता है। बेस ने इस पर अटैक किया, H+ को इससे ले लिया। हमने कहा कि अभी ये अगर H+ को देने के बाद यानी स्टेबलाइज कंपाउंड होता है, जैसे कि हेक्सेनोल होता है रिंग फॉर्म के अंदर, तो फिर ये H+ को देकर मतलब आपका जो है ना ये एसिडिक नहीं कहलाता। एसिडिक उस वक्त कहलाता है कि H+ को इजीली डोनेट भी कर दे और साथ ही साथ इसके बाद अपने आसानी से वो क्या हो, स्टेबलाइजेशन को भी बरकरार रख सके। तो ये ऐसा ही था। इस वजह से हमने कहा कि भाई ये एक एसिडिक कंपाउंड है, बेस के साथ रिएक्ट कर लिया, काम सारा आपने दिखा दिया। आखिर में आपको रिंग फॉर्म के अंदर ईथर आ गया आपके पास। पहले आप क्या बनाते थे, ROR नॉर्मल जो है ना CH3O बनाते थे आप, लेकिन अभी आपने क्या बनाया, एक रिंग फॉर्म के अंदर ईथर बना दिया। लेकिन अभी आपको मैं प्योर साइक्लिक ईथर बताऊंगा। साइक्लिक ईथर से क्या मतलब, जैसे कि ये लिया आपने, बिल्कुल आसान सी एक फॉर्म आ गई, या फिर यूं कह दें आप इसको। ठीक है, या फिर आप यूं समझ लें इसको, ये तो बहुत मशहूर कंपाउंड है जो कि एक सॉल्वेंट के तौर पर यूज़ होता है, जिसको हम कहते हैं THF, टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन, THF इसको कहते हैं। ठीक है, तो बहरहाल तो आज हम ये क्या, ये टोटल प्योर फॉर्म है, साइक्लिक फॉर्म है। ये रिंग था, रिंग के अंदर देखिए मैंने कहा था रिंग अलग होती है, साइक्लिक फॉर्म अलग होती है। ये रिंग फॉर्म के अंदर आपके पास ईथर आया था।
अभी आपके पास प्योर साइक्लिक फॉर्म में ईथर बनेगा। ये एक आसान सा और एक बेहतरीन तरीका है। इसके अंदर काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट बातें आएंगी और मज़े की बात ये कि इसमें भी SN2 अप्लाई होगा। कैसे होगा ये मेरा काम है, इंशाल्लाह मैं आपको अच्छे तरीके से डिटेल के अंदर समझा दूंगा। अब तक जो कुछ हमने किया है, अगर आप समझते हैं कि भाई ये नोट करने के काबिल है तो आप इसको नोट कर लें, अगर आपको आता है तो फिर खाली स्क्रीनशॉट ले लें ताकि कभी याद रहे आपको। ठीक हो गया। मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट बोर्ड के अंदर, थोड़ा गंदा हो गया ये, थोड़ा साफ़ सुथरा करके फिर दोबारा हम इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। हम पढ़ेंगे प्रिपरेशन ऑफ साइक्लिक ईथर, इसमें भी SN2 अप्लाई होगा। अगर आपको SN2 नहीं समझ में आ जाए तो अभी आप इस मरतबा देख लें, इंशाल्लाह आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा। ठीक, तो अब आपके पास जो है वो प्रिपरेशन ऑफ ईथर नहीं है, इस वजह से मैंने ईथर को डिलीट कर दिया, साइक्लिक ईथर है। सही है ना। साइक्लिक ईथर किस किस तरह का होता है ये मैंने आपको अभी दिखाया। ठीक है, या तो वो क्या होगा 3 फॉर्म में, यानी कि 3 मेंबर ड्रिंक होगा, या फिर 4 मेंबर ड्रिंक होगा, या फिर 5 होगा। लेकिन 5 से ऊपर भी हो सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है, लेकिन हम यहाँ पर 3, 4, 5 को ही अक्सर डिस्कस करेंगे क्योंकि अक्सर हमें कोई काउंटिंग नहीं पढ़नी है यहाँ पर। ठीक है ना, मेंबर ड्रिंक की काउंटिंग तो नहीं पढ़नी है हमें, तो सिर्फ असल कॉन्सेप्ट समझना है ना उसका। और साथ ही साथ मैं आपको एक बात बताऊँ कि देखिएगा, जितना भी मेंबर ड्रिंक हो उसके अंदर एक जो होगा वो आपके पास ऑक्सीजन होगा, तभी तो ईथर बन सकेगा। बीच में एक रिंग के अंदर एक ऑक्सीजन आया हुआ होगा जिसका बॉन्ड होगा डबली बॉन्डेड होगा, वो मीन्स के दोनों जो है कार्बन के साथ वो अटैच हुआ होगा। ठीक है, यानी मेंबर के अंदर 3 मेंबर रिंग है तो 1 ऑक्सीजन 2 कार्बन, 4 मेंबर रिंग है तो 1 ऑक्सीजन 3 कार्बन, 5 के अंदर 1 ऑक्सीजन 4 कार्बन। ठीक है, तो इस तरीके से इस कंपाउंड, जब कोई कार्बन के अलावा कोई और एलिमेंट आकर कंपाउंड के अंदर या रिंग के अंदर आकर घुस जाए, उसको कहते हैं हेट्रोसाइक्लिक। क्या कहते हैं उसको? हेट्रोसाइक्लिक। ठीक है ना, ये आपने पढ़ा होगा, होमोसाइक्लिक या हेट्रोसाइक्लिक। होमो मीन्स के साइकिल फॉर्म के अंदर सारे के सारे एलिमेंट एक ही हैं। होमो मीन्स सेम कंपाउंड है, सेम एलिमेंट्स हैं जिन्होंने जो इन्वॉल्व हुए हैं एक साइक्लिक फॉर्म स्ट्रक्चर के अंदर। ठीक है ना, लेकिन अगर आपके पास 5 मेंबर रिंग है लेकिन उसके अंदर कार्बन के अलावा दूसरी को एलिमेंट्स भी हैं, सल्फर है, ऑक्सीजन है, कोई और कंपाउंड है, तो फिर इस सूरत के अंदर हम उसको साइक्लिक नहीं कहते, हेट्रो कहेंगे, होमोसाइक्लिक नहीं कहेंगे। हेट्रो मीन्स डिफरेंट एलिमेंट्स हैं जो क्या हुए हैं, जिन्होंने क्या किया हुआ है, एक स्ट्रक्चर फॉर्म बनाई हुई, कितने भी मेंबर रिंग की उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। तो ये बात थोड़ी सी मैं बताना चाह रहा था आपको। अच्छा, अब यहाँ पर मतलब ये कि हम जो बनाएंगे वो साइक्लिक ईथर तो होगा लेकिन वो हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड कहलाएगा। अगर नॉर्मली कोई पूछे हमसे कि भाई ये हेट्रो या होमो है, तो हम कहेंगे हेट्रो है। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन जो कि कार्बन के अलावा एक अलग एलिमेंट है, उसने क्या किया हुआ, इन्वॉल्व हुआ है साइक्लिक फॉर्म के अंदर। ठीक हो गया। अच्छा, अब यहाँ पर बनेगा किस तरह? बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है। मैं एक कंपाउंड लिखता हूँ पहले आपके सामने, बिल्कुल आसान सा। देखिए, ये है थोड़ा BSc लेवल पर, ठीक है, या फिर थोड़ा सा जो ना मतलब हाई लेवल है, तो इस वजह से हम थोड़ा क्या करेंगे, इसको अच्छे तरीके से बनाने की कोशिश करेंगे। अब वो CH3 नहीं लिखेंगे, अब हम क्या करेंगे, लाइन फॉर्म यूज़ करेंगे। मैं बताया हुआ है ज़िगज़ैग लाइन फॉर्म आपको बताई हुई है। ठीक है, अब आप देखिएगा, पहले आप ये देख लें कि बताएं कि इसके अंदर कितने कार्बन हैं। तो याद रखने की बात है कि जितने भी कोने हैं आपके पास उनको आप एक कार्बन मान लें, जब तक इसमें कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं लगा हुआ या कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं लगा हुआ। 1 2 3 4 कोने हैं, मीन्स के 4 कार्बन हैं आपके पास। लेकिन अब बताइए आप, अब कितने? यहाँ पर लग गया OH, यहाँ पर लग गया Cl, मीन्स के ये दो जो लाइन है यहाँ पर तो कार्बन नहीं है। अब कितने कार्बन बच गए? 1 और 2। काउंटिंग कहाँ से करें? काउंटिंग होगी यहाँ से, क्योंकि अल्कोहल को एज़ कम्पेयर टू हेलोजन के प्रायोरिटी है, इस वजह से हम काउंटिंग शुरू करेंगे यहाँ से। तो नाम पूछा जाए तो क्या होगा? 1 2 3 4 अल्कोहल, क्या कहेंगे इसको हम? 4, या फिर सॉरी 2 पर अल्कोहल, 2 पर क्लोरीन लगा हुआ है ना, सॉरी आपके पास, मैं बताना क्या चाह रहा था, क्या भूल गया मैं। ये देखिए, ये आपके पास 2 कार्बन है ना, तो काउंटिंग किससे करनी है? फर्स्ट कार्बन पर अल्कोहल लगा हुआ है, सेकंड कार्बन पर क्लोरीन लगा हुआ है, तो काउंटिंग आपने यहाँ से शुरू करनी है। मीन्स आप कहेंगे सेकंड पर 2 क्लोरो, ठीक है, 2 पर आपके पास लगा हुआ है क्लोरो, 2 क्लोरो, और फिर इसके बाद 1, या फिर बताने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो 1 पर ही लगा हुआ है, काउंटिंग आपने वहीं से शुरू की हुई है। तो 1 आपके पास क्या आ जाएगा? इथेनॉल। सही हो गया, 1 इथेनॉल 2 क्लोरो, 1 इथेनॉल, एक ही बात। तो अब यहाँ पर हमें करना है इसकी मदद से हमने प्रिपेयर करना है किसको प्रिपेयर करना है, बताएं तो सही, बताइए किसे। अच्छा, यहाँ पर हमें बनाया साइक्लिक ईथर को, जो कि हेट्रोसाइक्लिक फॉर्म में होगा। ठीक हो गया। यहाँ पर बनेगा किस तरह यार? NaOH को लें, किसको लेंगे? NaOH को लें, वही है, बिल्कुल आसान सा तरीका है।
यहाँ पर भी साइक्लिक फॉर्म ही अप्लाई होगी। यानी क्या मतलब है कि यहाँ पर भी आपके पास SN2 अप्लाई होगा। वो क्या होगा, देखिए ये जो आपने यहाँ पर ये जो OH है, यकीनन ये क्या करेगा, इस H पर अटैक करेगा, ठीक है, इस H पर अटैक करेगा कि नहीं करेगा। ये कंपाउंड इस क्लोरीन की वजह से एसिडिक है कि नहीं है। अब एसिडिक होने की वजह से ये जाकर इस पर अटैक करेगा। जब ये इस पर अटैक करेगा, ठीक है, तो इस सूरत के अंदर आपको पता है कि क्या बन जाएगा, इस तरह का कुछ कंपाउंड बनेगा, क्लोरीन O नेगेटिव, करीब कर दूँ थोड़ा सा, O नेगेटिव बनेगा नहीं बनेगा, इसलिए बनेगा कि OH ने H पर अटैक करके वाटर मॉलिक्यूल को यहाँ से डिटेक्ट कर दिया, डिहाइड्रेट कर दिया, वाटर मॉलिक्यूल निकल गया। तो अब इसकी वजह से H पर O पर नेगेटिव चार्ज आ गया। क्यों आया बता दिया मैंने पहले ही आपको। अब क्या होगा कि ये जो कंपाउंड है ये एज अ न्यूक्लियोफाइल, बहुत ही आसान सा वे है, बहुत आसान तरीका है। बस ये कि हम नोमेनक्लेचर इसके अंदर बाद में पढ़ेंगे, पहले हम ये समझ ले बनता कैसे, उल्टा पढ़ लें थोड़ा सा ना। अब ये O नेगेटिव है, ये जाकर अटैक करेगा इस पर, इस कार्बन पर, जो कि आपके पास काउंटिंग के मुताबिक सेकंड कार्बन है, ये कार्बन है, ठीक है। मैं इस पर अटैक करवा रहा हूँ, यहाँ पर मैं गोल बना भी देता हूँ। ये ऑक्सीजन जाकर इस पर अटैक करेगा, तो इस सूरत में आपको पता है कि क्या बनने वाला है, ठीक है। आसान है। अब आप कहेंगे भाई इसमें 3 लाइन्स कैसे आ गई, बिल्कुल आसान है। 3 लाइन्स इस तरह आ गई हैं कि एक तो ऑक्सीजन है, और मैंने शुरू में ही कहा था कितने कार्बन है, आपने मुझे बताया भाई 2 कार्बन है, ठीक है। तो ये देख लें आप, ये 1 कार्बन और ये आ गया आपके पास 2 कार्बन, 2 कार्बन आ गए। तो इस सूरत के अंदर आपके पास क्या कहलाएगा, ये साइक्लिक ईथर कहलाएगा। इससे छोटा ईथर आपके पास साइक्लिक फॉर्म के अंदर नहीं बन सकता। जब बनाने देख लें नहीं बनेगा, साइक्लिक फॉर्म आएगी नहीं। ये तो कार्बन है, 1 कार्बन, और ये ऑक्सीजन, नहीं बन पाएगा ईथर, ठीक है। तो इस वजह से सबसे छोटी चेन ईथर की साइक्लिक फॉर्म के अंदर वो यही है। इसको हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड कहेंगे अगर कोई पूछे, और अगर इसका सही नाम अगर कोई पूछे तो हम कहेंगे इसको क्या कहेंगे, इपॉक्साइड, या फिर इपॉक्सी भी कह सकते हैं, ऑक्सीरेन, कई सारे नाम है इसके। एक नाम याद रख लें आप इसका, बस ऑक्सीरेन याद रख लें, ठीक हो गया, ऑक्सीरेन याद रख लें। यार क्यों मार्कर काम नहीं कर रहे, समझ नहीं आ रहा। ये आ गया आपके पास ऑक्सीरेन, ठीक हो गया। अब जब ये ऑक्सीजन आपके पास आ गया तो आसान सा नाम है इसका, कोई इतना मुश्किल नहीं है, ठीक है। अब इसको जब हम IUPAC के अंदर जाएंगे तब हम इसको अच्छे डिटेल के अंदर पढ़ेंगे। अभी फिलहाल आप इतना याद रख लें कि ये ऑक्सीजन है। इसका एक और तरीका पढ़ लेते हैं। एक और तरीके से मुराद है कि इसका एक और जो है ना प्रैक्टिस के लिए पढ़ लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पर। वो क्या है, मैंने कितना लिया था, 2 मेंबर्ड। दरअसल जो कार्बन थे वो कितने थे, 2 ही थे ना। अब हम क्या करते हैं, थोड़ी बड़ी सी चेन बना लेते हैं, ठीक है ना। मैं अपनी तरफ से ऐसे ही बनाते जा रहा हूँ, ठीक है। अब आप यहाँ पर नोट करें कितने कार्बन है, जितने कौन है उतने कार्बन, 1 2 3 4 5 6 7 8 है, यानी कि ऑक्टेन है आपके पास। अगर कोई पूछे तो क्या ये ऑक्टेन है नॉर्मल। लेकिन अभी हम करने जा रहे हैं इसको चेंज, ये लगा दिया क्लोरीन, ये लगा दिया ऑक्सीजन, हाइड्रोक्सी सॉरी। अब पता है भाई 2 यूज़ हो गए तो 6 बच गए, ख़त्म कहानी। चेक कर लें, 1 2 3 4 5 6, ख़त्म कहानी, सही है। अब अगर दोबारा NOH यहाँ पर आकर अटैक कर जाए, NOH का मैं यहीं पर लिख रहा हूँ, NOH एज अ बेस आकर इस पर अटैक करे और इसको हाइड्रोजन को ले ले। अगर कोई सवाल करे क्यों कैसे ले लिया, ये भी तो बेस है भाई। ये क्लोरीन की वजह से ये कंपाउंड एसिडिक हो रहा है, इस वजह से क्या हो रहा है, हाइड्रोजन क्या हो रहा है, इजीली डोनेट करना आसान हो गया इस कंपाउंड के लिए, ठीक है। इसने जाकर इस पर अटैक किया, H निकल गया। H निकलने की वजह से अब क्या बन गया आपके पास, ठीक है, 1 2 3 4 5 6, सही चल रहा है सब कुछ। अब आपको पता है कि भाई क्लोरीन भी निकलेगा, कैसे निकलेगा कि अगर ये ऑक्सीजन आकर इस पर अटैक कर जाए, इस कार्बन पर, बिल्कुल लास्ट कार्बन पर अटैक करता है, ठीक है। जब ये इस कार्बन पर अटैक करेगा तभी आपके पास क्या बन जाएगा, एक 7 मेंबर्ड रिंग बन जाएगा, 7 मेंबर्ड रिंग बन जाएगा। कैसे 7 मेंबर बनेगा, ये कैसे याद रहेगा हमें, आसान है कि जब 6 कार्बन है, 1 2 3 4 5 6, जब 6 कार्बन है, ऑक्सीजन एक अलग एलिमेंट है, तभी हम इसको हेट्रो कहते हैं। तो 6 कार्बन और 1 ऑक्सीजन, कितना बन गया, 7 मेंबर्ड रिंग बन गया। ये आसान हो गया बिल्कुल, ठीक है जी। देख लें कैसे बनता है ये भी, सही है। कैसे, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन 5 कार्बन 6 कार्बन, एक और बनाना है, सॉरी 7 मेंबर, 6 कार्बन आ गया और एक आपके पास 7 मेंबर रिंग, सॉरी क्या मतलब, सही है ना, सही बना दिया ना। मैं आपके सामने ही करता हूँ जो भी, मेरे को पीछे से प्रैक्टिस करके नहीं आता है, मैंने कई दफ़ा बताया है। तो ये 1 2 3 4 5 6 मेंबर रिंग हो गया, 6 मेंबर रिंग, साथ में बीच में आ गया ऑक्सीजन, तो टोटल 7 मेंबर रिंग बन गया ये आपके पास, ठीक हो गया। अब नाम कैसे रखेंगे, ये मसला है थोड़ा सा ना, नाम रखना है। और साथ ही साथ आपने पढ़ लिया कि साइक्लिक ईथर को बनाना कैसे,
और आपने साइक्लिक ईथर को बनाने के लिए जब भी लिया तो आपने ओपन चेन ली थी। अगर कोई आपसे कहे कि बताएं कि अगर हम साइक्लिक फॉर्म की मदद से ही साइक्लिक फॉर्म का ईथर बनाएं तो कैसे बनेगा, बड़ा सवाल है ये भी। तो पहले हम क्या करते हैं, इसकी थोड़ी बहुत नेमिंग कर लेते हैं, नेमिंग समझ में इसकी, फिर इसके बाद हम आगे चलेंगे और वो मतलब छोटा सा 2-3 मिनट के अंदर अंदर इंशाल्लाह मैं आपको क्लियर कर दूंगा। यहाँ पर अभी हमने करा किया है, बिल्कुल आसान है। एक आपने ओपन चेन ली, क्लोरीन और हाइड्रोक्सी आपने लगाया और NaOH की मदद से हाइड्रोक्सी के H को लिया, ठीक है। फिर O नेगेटिव हो गया था, ऑक्साइड आयन बन गया था, उसने जाकर बिल्कुल लास्ट कार्बन पर अटैक किया और जितने भी कार्बन थे, पहले देख लिया था कितने कार्बन है, 2 कार्बन थे, तो आपने बना दिया भाई 2 कार्बन है, एक ऑक्सीजन अलग से, तो 3 मेंबर्ड रिंग। ये मैंने पहले से बताया, 2 कार्बन है तो 1 मेंबर्ड रिंग मजीद बढ़ा दो, ठीक है। 3 है तो 4, 4 है तो 5, 5 है तो 6, 6 है तो 7, 6 कार्बन है तो 7 मेंबर्ड रिंग बनेगा। क्यों? क्योंकि एक ऑक्सीजन एक्स्ट्रा आएगा, तभी इसी वजह से हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड कहलाएगा। ठीक हो गया। अब नाम किस तरह रखना है, देखिए इसको मैंने कहा था इपॉक्सी, क्या कहा था इसको मैंने, इपॉक्सी। जब IPSC नेम रखेंगे ना तो इसकी जगह पर 3 मेंबर्ड रिंग, याद रखिएगा 3 मेंबर्ड रिंग को हम इपॉक्सी कहेंगे। मैं आपको बता देता हूँ, आसान सा याद रहेगा इंशाल्लाह आपको। देखिए 3 मेंबर्ड रिंग इसके अंदर कहाँ तक होता है, ये तो टोटल है ही 3 मेंबर्ड ना, तो इस वजह से इसको इपॉक्सी कहकर ख़त्म कर देंगे, ठीक है ना। क्या कह देंगे इसको, इपॉक्सी कहकर ख़त्म कर देंगे, ठीक है। लेकिन ये ऐसा कंपाउंड है, इसमें तो काफ़ी सारे 6 तो कार्बन है इसके अंदर और 1 ऑक्सीजन है, इसमें 3 मेंबर्ड कैसे समझ में आएगा। इतना यहाँ से लेकर यहाँ तक याद रखिएगा, ये जो ना ये जो 3 मेंबर्ड बन गया ना, ये इसके अलावा दूसरे अलग कार्बन्स वगैरह हैं, तो इसको हम क्या कहेंगे, पहले आप ये देख लें। इसके अलावा ये जो एक मेंबर्ड रिंग बन गया ना 3 मेंबर्ड, इसके अलावा काउंटिंग देख लें कितनी होती है, यहाँ से लेकर यहाँ तक देख लें, 1 2 3 4 5 6, सही हो गया, 6 तक हो गया। अब ये जो एक रिंग है ना, इसको भी देख लें आप, ये इसका नाम क्या है, याद रखना है, इसको इपॉक्सी कहना है। ऑक्सीजन के साथ 2 जो कार्बन हैं तो ये 3 मेंबर्ड रिंग बनता है इसकी तरह, उसको आपने हमेशा IUPAC नेम के अंदर इपॉक्सी कहना है, इतनी याद रखने की बात है, ठीक है। 6 कार्बन हैं तो 6 कार्बन की वजह से यहाँ पर आप पहले ही लिख दे हेक्सेन, हेक्सेन, सही हो गया। अच्छा जी, पीछे आ जाएं थोड़ा सा, आपको पता है कि 3 मेंबर्ड रिंग है तो इस वजह से इसको आप कहते हैं इपॉक्सी, क्या कहते हैं आप इसको, इपॉक्सी। अच्छा जी, इपॉक्सी बन कैसे रहा है, कहाँ पर बन रहा है, ये 1 और 6 के दरमियान बन रहा है, इस वजह से इसको आप कह देंगे 1,6 इपॉक्सी हेक्सेन। यार इतना मुश्किल नहीं है, मैं आपको एक और मिसाल देता हूँ, आपकी आसान सी एक और मिसाल देता हूँ, थोड़ा सा बड़ा कंपाउंड बनाकर, फिर इसके बाद 1-2-3 मिनट के अंदर, सॉरी 2-3 मिनट के अंदर हम वो साइक्लिक ईथर भी देख लेते हैं मज़ीद आगे, बस पे ख़त्म कर देंगे, सही। तो अब एक और मिसाल मैं आपके सामने रख दूँ यहाँ पर, वो क्या, कोई भी बड़ा सा कंपाउंड बना लें, चलो ये वाला बना लेते हैं, समझ में आ जाएगा इसके ज़रिए से, ठीक है ना। आपको पता है कि इसमें 5 कार्बन है और 1 ऑक्सीजन है, क्योंकि टोटल 6 मेंबर है तो 5 कार्बन 1 ऑक्सीजन, सही है भैया। अब इसके अंदर 3 मेंबर रिंग बनाए आप, थोड़ा सा इसको मैं थोड़ा सा इन्फ्लेक्शन इसमें ले आऊँगा, ठीक हो गया। अब यहाँ पर रिंग बनाए आप इसको, तो रिंग कैसे बन जाएगा, ये रहा, बन जा भाई, ठीक है। ये मेंबर्ड बन गया, 3 मेंबर रिंग बन गया। इस 3 मेंबर्ड की वजह से पहले इसे लिख दे, चले इपॉक्सी लिख दे, इपॉक्सी आ गया, ये इपॉक्सी बन गया। टोटल कार्बन कितने हैं काउंट कर लें, 1 2 3 4 5, सही है ना, पहले से मैं पता था लेकिन फिर भी हमने काउंट कर लिया। तो इस 5 कार्बन की वजह से इसका पेरेंट नेम आप लिख दें पेंटेन, जैसे वहाँ पर हेक्सेन लिखा था, यहाँ लिख दे पेंटेन। यार ये क्यों नहीं चल रहा, पेंटेन आ गया, ठीक है। इपॉक्सी इसकी वजह से। अब इपॉक्सी बन कहाँ रहा है, ये देख लें, 1 और 5 के दरमियान इपॉक्सी बन रहा है। यार मतलब बहुत आसान है, एक और एग्जाम्पल ले लो, चलो अब थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है ना, चले अब देख लेते हैं अब क्या होता है इसके अंदर। 3 मेंबर रिंग बनाए, क्या कैसे बनेगा, ये रहा, बिल्कुल आसान है, 1 2 3, 3 मेंबर रिंग बन गया। अच्छा टोटल कार्बन कितने देख लें आप, ये 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, पता था हमें, कैसे पता था, क्योंकि ये 4 मेंबर रिंग है, लेकिन एक ऑक्सीजन और 3 कार्बन होंगे, तो 3 कार्बन की वजह से आप इसका नाम लिख दें प्रोपेन। क्या नाम लिख दें आप इसका, प्रोपेन, सही हो गया। पीछे आ जाएं, प्रोपेन के बाद इसकी वजह से आप इसको लिख दें पहले से इपॉक्सी, इपॉक्सी लिख दिया। अब इपॉक्सी बन कहाँ रहा है,
1 और 3 के दरमियान बन रहा है। सही हो गया, तो इसको लिख दें 1,3 इपॉक्सी प्रोपेन। ईजी हो गया। बस अब यहाँ तक इसको रखते हैं। बाकी सोच रहा हूँ क्योंकि मार्कर काम नहीं कर रहे, तो अब मैं यहाँ पर सोच रहा हूँ इसको रोक दूँ ना, ठीक है। बाकी इंशाल्लाह फिर हम नेक्स्ट टाइम में पढ़ लेंगे रिएक्शंस वगैरह के अंदर एक प्रिपरेशन का एक जो वे है बिल्कुल आसान है। वो होता क्या है, चले यहाँ पर हम एक मतलब थोड़ी हल्की सी इसको कोशिश करते हैं, इसको देख लेते हैं कि उसके अंदर करते हैं क्या हम, ठीक है ना। ये आपने लिया, पहले आप क्या ले रहे थे, एक ओपन चेन के अंदर एक साइड पर क्लोरीन लगा रहे थे, एक साइड पर हाइड्रोक्सी लगा रहे थे। NaOH की मदद से उस हाइड्रोक्सी के H को एब्स्ट्रैक्ट करवा रहे थे, ठीक है ना। ये हो रहा था ना। यहाँ पर भी बिल्कुल सेम टू सेम यही सीन होगा। क्या होगा, ये आपके पास आ गया, एक साइक्लिक फॉर्म आ गया। अब यहाँ पर आपने क्या कर दिया, असल में यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट बात बतानी है, इस वजह से मैं सोच रहा था कि इसको थोड़ा सा मैं बाद में पढ़ा दूँ, लेकिन खैर अब समझ में आ जाएगी क्योंकि ये टॉपिक मैं पहले पढ़ा चुका हूँ। स्टीरियो केमिस्ट्री आप देख लें, अगर आपने नहीं देखा कभी तो स्टीरियो केमिस्ट्री बाय बेस्ट लेक्चर समान नासिर, तो इंशाल्लाह आपके सामने आ जाएगा, या फिर कहीं और भी पढ़ सकते हैं, आपको ही सुनिए, ठीक है ना। ये आपके सामने आ गया हाइड्रोक्सी। इसके अंदर मैंने 2 बातें करी, देखें, एक मैंने लगाई है डैश, एक मैंने लगाया आपके सामने एक वेज बॉन्ड बनाया है। इसका मतलब होता है ऑन द प्लेन या अबव द प्लेन। ऑन द प्लेन नहीं कहेंगे इसको कहते हैं अबव द प्लेन, यानी बिल्कुल आपके सामने बॉन्ड बना हुआ है। और इसका मतलब होता है कि आपके पीछे बॉन्ड बना हुआ है। ये मेरी बात समझ आ रही है, मतलब ये बॉन्ड ऐसा बिल्कुल सामने आ रहा है। अगर ये एक पूरा कंपाउंड है, देखिएगा थोड़ा सोचिएगा कि अगर ये पूरा कंपाउंड है, ठीक है ना, ये आपके पास एक पूरा का पूरा कंपाउंड है, बेंजीन टाइप कंपाउंड है, ठीक है ना, क्योंकि मैंने बीच में रिंग लगा दिया वो, तो ये आपके पास बेंजीन रिंग है। अब जो हाइड्रोक्सी लगा हुआ है ना, वो बिल्कुल ये हाइड्रोक्सी लगा हुआ है, वो बिल्कुल आपके सामने आ रहा है, मुंह पे आ रहा है, इन फ्रंट ऑफ, ठीक है, इन फ्रंट ऑफ यू। जो भी खड़ा हुआ है ना, जैसे आप यहाँ पर वीडियो देख रहे हैं, तो हाइड्रोक्सी आपके सामने आ रहा है, और जो क्लोरीन है, डैश लाइन से पता लग रहा है कि वो क्लोरीन पीछे जा रहा है, उस कंपाउंड के पीछे। ये कंपाउंड आ गया, हाइड्रोक्सी ऐसे है, क्लोरीन पीछे जा रहा है। मैं कैसे खींचूँ इसको और आसान है, हाइड्रोक्सी ऐसे आ रहा है आपकी तरफ, मेरी तरफ, आपकी तरफ, और क्लोरीन ऐसे पीछे जा रहा है, ठीक है। इस लाइन से पता लग रहा है, ये लाइन ये हमेशा याद रखना, ठीक है ना। तो अब आपके सामने क्या आ गया, वही हाइड्रोक्सी क्या करेगा, यहाँ पर हाइड्रोक्साइड आयन क्या करेगा, इसको खींच लेगा, जिसकी मदद से ये क्या हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा। ये नेगेटिव क्या करेगा, इस कार्बन पर अटैक करेगा, और इस सूरत के अंदर आपको पता है क्या बन जाएगा ये। अब एक बात बताने की है, ये तो बन गया ना, ईथर बन गया, ठीक है। साइक्लिक फॉर्म से ही साइक्लिक ईथर आपने बना दिया। अब यहाँ पर एक बात समझने की है, ज़रा सोचिएगा क्या मतलब, ज़रा देखिएगा यहाँ पर आप कि ये जो आपके पास डैश लाइन्स थी वो किस में चेंज हो गई, दोबारा वेज में। कि मतलब क्या हो गया कि ये कंपाउंड है, ठीक है, और यहाँ से ही 2 बॉन्ड आ रहे आपके ही सामने, यानी आप यूँ देख रहे हैं, चले मैं भी आपके साथ आ जाता हूँ, ये 2 बॉन्ड आ रहे, ठीक है, बिल्कुल आपके इन फ्रंट ऑफ यू, इन फ्रंट ऑफ मी, ये आ रहे हैं इस तरह, और बीच में ऑक्सीजन लगा हुआ है, ठीक है ना। मतलब पीछे वाला बॉन्ड भी आगे आ गया। कैसे आगे आया यार, इस पर भी SN2 अप्लाई हुआ। आपको बात मालूम है कि जब SN2 अप्लाई होता है तो उसके अंदर क्या होता है, जैसे कि अगर ये बना हुआ है कार्बन, ठीक है, यहाँ है हाइड्रोजन, यहाँ है हाइड्रोजन, यहाँ है हाइड्रोजन, यहाँ है कोई हैलोजन, ठीक है। आपको पता है जब न्यूक्लियोफाइल आता है, अटैक करता है, न्यूक्लियोफाइल जब यहाँ पर आकर अटैक करता है, तो इस सूरत में क्या होता है कि ये निकल जाते हैं भाई साहब। कंपाउंड किस तरह का हो जाता है, ये कंपाउंड कार्बन, ठीक है, हाइड्रोजन ये वाला अपनी जगह पर, लेकिन इस हाइड्रोजन की जगह पे आ जाते हैं भाई साहब न्यूक्लियोफाइल आ जाते हैं, इसको आगे धकेल देते हैं, ये यहाँ पर आ जाता है हाइड्रोजन, ये वाला हाइड्रोजन इसको आगे धकेल देता है, इसकी जगह पर आ जाता है दूसरा हाइड्रोजन। बात समझ में आई। तो उसके अंदर क्या हो गई, इन्वर्जन हो गया, इन्वर्जन हो गई, एक की जगह पे दूसरा आ गया। यानी कि ये जो न्यूक्लियोफाइल पीछे से आया, इसने पीछे से आकर अटैक किया, तो इसने हाइड्रोजन को धक्का मारा आगे, ये हाइड्रोजन लगा हुआ था, ठीक है, ये हाइड्रोजन लगा हुआ था, इसको धक्का मारकर इसको आगे कर दिया, और इसकी जगह पर इस तरह आ गया, ठीक है ना, इस तरह आ गया। और यहाँ पर जो हाइड्रोजन था, इस वाले हाइड्रोजन ने इसको आगे धक्का मारा, वो इस तरह चला गया, और ये यहाँ आ गया, इस तरह। ये हाइड्रोजन था, न्यूक्लियोफाइल ने इस पर आकर धक्का मारा, ये आ गया सीधा, और इसकी जगह पे न्यूक्लियोफाइल आ गया। यहाँ पर जो हाइड्रोजन था, इसको मारा धक्का, ये आ गया यहाँ पर, और ये आगे चला गया। तो समझ आई बात नहीं आई। तो ये इस तरीके से जो ना एक दूसरे को धक्कम पेली करके ये काम करते हैं, इसको कहते हैं इन्वर्जन, जो कि SN2 मैकेनिज्म में होती है। इसी वजह से ये जो पीछे वाला कंपाउंड था, ये आगे आ गया, पीछे वाला जो बॉन्ड था ये आगे आ गया, ठीक है, SN2। तो इससे पता लग गया कि यहाँ पर SN2 अप्लाई हुआ है, तभी इन्वर्जन हुई है, ठीक है। तो बस यही था आज का टॉपिक। मैं इसमें थोड़ा समराइज़ कर दूँ, अगर आपने यहाँ तक देखा, अल्लाह करे को यहाँ तक देखे भी, ठीक है, इतनी मेहनत से बनाते हैं हम,
तो बहरहाल प्रिपरेशन ऑफ ईथर था आज का। कल से तो मतलब पहले हमने रिंग फॉर्म के अंदर ईथर बनाया, कैसे बनाया ये मैंने आपको बता दिया, फिनॉक्साइड आयन की मदद से। फिनॉक्साइड को हमने एसिडिक कहा, क्यों कहा, उसकी 9.5 pK होती है, वो ज़्यादा उसके अंदर बेसिक स्ट्रक्चर कैरेक्टर है, लेकिन एसिडिक कैरेक्टर भी होता है। उसका क्या रीज़न है वो मैंने आपको बता दिया। फिर इसके अंदर रिंग फॉर्म के अंदर ईथर बनाने के बाद साइक्लिक फॉर्म के अंदर ईथर बनाया। मैंने कहा कि इसको हाइड्रोसाइक्लिक कंपाउंड कहेंगे। क्यों कहेंगे? क्योंकि ऑक्सीजन एक कार्बन के अलावा एक अनदर एलिमेंट है, इस वजह से। फिर साइक्लिक ईथर के अंदर काफ़ी सारी बातें आ गई आपके सामने कि अगर खाली आप ओपन चेन की मदद से ईथर बनाएंगे तो सबसे आपको जब भी आईपीसी नेम रखेंगे तो इपॉक्सी रखना पड़ेगा, क्योंकि जितने भी मेंबर ड्रिंक हो एटलीस्ट उसके अंदर इपॉक्सी होगा ही होगा, ठीक है ना। इपॉक्सी कहते हैं 3 मेंबर ड्रिंक हो जिसमें 2 कार्बन एक इपॉक्सी हो, एक ऑक्सीजन हो, जैसे इसको कहते हैं इपॉक्सी कहते हैं। नाम मैंने इसके 3-4 कंपाउंड के आपके सामने लिख कर बता दिया, बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ से एक क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है। फिर इसके बाद आपके सामने लास्ट मैंने बताया कि भाई कभी ओपन नहीं, कभी साइक्लिक से ही साइक्लिक ईथर बनाना हो तो कैसे बनेगा, तो ये भी आपके सामने आ गया। फिर मैंने ये बता दिया आपको थोड़ा बहुत स्टीरियोकेमिस्ट्री के बारे में। तो ये तो बहुत छोटी सी स्टीरियोकेमिस्ट्री, वरना तो स्टीरियोकेमिस्ट्री बहुत बड़ी एक टॉपिक है, अच्छा खासा, ठीक हो गया। तो यहाँ तक हम टॉपिक को एंड करते हैं। यहाँ तक आपने देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।